हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस पार्ट 3 और आज का हमारा टॉपिक रहेगा रेस्पिरेशन। सो आओ स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन द प्रोसेस इन विच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाय कंबाइन ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज इन्वॉल्व ब्रीदिंग। सो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म की सेल क्या ऑब्टेन करेगी? एनर्जी ऑब्टेन करेगी। किसके कॉम्बिनेशन से? बाय द कंबाइन ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। और किसके दौरान? इन्वॉल्व ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग विच एयर इज इनहेल्ड। मतलब ब्रीदिंग एक ऐसी प्रोसेस है रेस्पिरेशन के दौरान जब हम एयर को इनहेल करते हैं, अपने अंदर लेके जाते हैं, किसमें? लंग्स में। और किसके जरिए? थ्रू द नोज। और एयर को एक्सहेल करते हैं किसके जरिए? ड्यू टू मसल कंट्रैक्शन। सो ब्रीदिंग के दौरान जब हम या हमारी सेल क्या करेगी? एनर्जी ऑब्टेन करेगी बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, इट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। हाँ, इसके हमारे पास एक सिंपल डेफिनेशन भी है, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। सो इसको भी हम रेस्पिरेशन ही बोलेंगे। इसमें भी क्या एनर्जी रिलीज हो रही है, कहाँ से? फूड से। अब देखते हैं टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। हमारे यहाँ पे दो टाइप्स हैं रेस्पिरेशन के, एक एरोबिक रेस्पिरेशन, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो फर्स्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या है? इन दिस प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे किसके प्रेजेंस में? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब इसी के सेकंड है एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या है? इन दिस प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो इसमें हम क्या करेंगे? एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे कब? जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी। एनारोबिक में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब आओ इनके एग्जांपल्स देखते हैं। ये हमारा ग्लूकोज, इसको हम फूड कहेंगे, ठीक है। तो जब फूड सेल के अंदर जाएगा तो सेल के अंदर होगा साइटोप्लाज्म। तो ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में जब जाएगा तो ये पायरुवेटिक और एनर्जी दोनों में ब्रेक हो जाएगा। अब पायरुवेटिक क्या है? पायरुवेटिक है C3H4O3। अब जब स्टार्टिंग में क्या है? जब पायरुवेटिक प्लस एनर्जी कब जाएंगे? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तब हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। इथेनॉल में कार्बन के दो मॉलिक्यूल होते हैं C2H5OH। इसका एग्जाम्पल है ईस्ट। फर्स्ट था हमारा जब ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर गया तो पायरुवेटिक और एनर्जी में ब्रेकडाउन हुआ। फर्स्ट हमने किया एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कौन सा रेस्पिरेशन हो गया? ये एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसमें हमारे पास प्रोडक्ट है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी, जिसका एग्जाम्पल है ईस्ट। आता है ब्रेड्स और केक वगैरह बनाने में। आप देखते होंगे कि जो ब्रेड होता है, केक वगैरह आता है, इतना सॉफ्ट और फ्लफी क्यों होता है? क्योंकि जब ईस्ट का हम फर्मेंटेशन करते हैं तो उसमें से CO2 निकलती है, और जब CO2 निकलती है तो एयर बबल्स बनते हैं, जिसकी वजह से केक इतना सॉफ्ट होता है। सेकंड हम देखेंगे लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें भी ऑक्सीजन की कमी है, तो इसमें बनेगा हमारे पास लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। लैक्टिक एसिड होता है C3H6O3। और इसका एग्जाम्पल है मसल सेल। मसल सेल कैसे? जब कोई स्पोर्ट्समैन मतलब रनिंग वगैरह करता है तो जो उसकी मसल्स होती है उसमें जो ऑक्सीजन है वो ठीक तरह से नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से क्या होता है? उनको पेन होता है कि मसल्स होती हैं उसमें ना लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा? उनको मसल पेन होगा, ठीक है। अब ये आगे है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये भी सेल के अंदर है। इसमें क्या है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, तीन चीज बनेगी। और इसके एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल के अंदर पावर हाउस का काम करता है, ये हमारी सेल को एनर्जी देता है, ठीक है। अब जो है एनर्जी, तीनों हमारे प्रोडक्ट है जो उनमें प्रोड्यूस हो रही है, तो इस एनर्जी को बोलेंगे हम ATP। अब देखते हैं ATP क्या होता है। ATP होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ट्राई मतलब फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ पे। और एक सेकंड होता है ADP, मतलब एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। इसमें फॉस्फेट के होंगे 2 मॉलिक्यूल। तो अब हम कुछ पॉइंट देखते हैं जो हमें ये बताएंगे कि ATP क्या होता है और उसका यूज कैसे होता है हमारी सेल्स के अंदर। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग अ रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो जो एनर्जी रिलीज हुई कब? रेस्पिरेशन के दौरान, वो यूज कर ली गई किसको बनाने के लिए? ATP को बनाने के लिए। और किस में से? ADP में से, और जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हमारा उससे। देखते हैं
देखते हैं एडीपी प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी। तो रेस्पायरेशन के दौरान जब तीनों को हमने मिक्स किया तो सेल ने क्या बनाया, एटीपी बना लिया। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड पॉइंट के साथ। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, व्हेन अ सेल नीड्स एनर्जी देन एटीपी कैन बी ब्रोकन डाउन यूजिंग अ वाटर टू रिलीज द एनर्जी। ये क्या कहता है हमें कि जब सेल को किसकी जरूरत होगी, एनर्जी की जरूरत होगी, तो वो क्या करेगा, एटीपी को ब्रेक डाउन करेगा। किसका यूज करके, वाटर का यूज करके, और उससे क्या निकालेगा, एनर्जी निकालेगा। देखो एटीपी है, इसको ब्रेक डाउन करेगा किसके, एडीपी प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी में। तो जो एनर्जी मिली इसको स्टोर्ड एनर्जी बोलेंगे, जिसको सेल यूज कर लेगी। स्टोर एनर्जी बनी है ये होगी 30.5 किलो जूल्स पर मोल्स के इक्वल। अब देखिए C6H12O6 इसमें हमने मिलाया ऑक्सीजन, मतलब 6O2। अब ये आगे जाके किसमें ब्रेक डाउन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और एनर्जी। तो यहाँ भी क्या एटीपी के बन रहा है, एटीपी को क्या बोलेंगे, एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, अब जो हमारे पास दो टाइप्स थे, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के। तो कई बार क्या होता है इनका डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है। तो देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, हमने पीछे पढ़ा है, ये कब होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और एनारोबिक इसका उल्टा, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सेकंड पॉइंट है कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ अ फूड अकर। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जो इसमें फूड की ब्रेक डाउन होती है, वो कंप्लीटली होती है, लेकिन एनारोबिक में क्या होता है, पार्शियली होता है। थर्ड पॉइंट है एंड प्रोडक्ट आर CO2 एंड H2O। जो एरोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट होंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा और वाटर होगा। हमने पीछे पढ़ा था जो माइटोकॉन्ड्रिया का एग्जांपल था। ठीक है, उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज हो रहे थे। और इसमें जो एंड प्रोडक्ट होंगे वो इथेनॉल और लैक्टिक एसिड होगा, जो हमने मसल्स का एग्जाम्पल भी दिया था। आगे है फोर्थ पॉइंट, इसमें क्या है, इट प्रोड्यूस अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। मतलब जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा उसमें जो एनर्जी होगी वो बहुत हाईली प्रोड्यूस होगी, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या है, मच लेस एनर्जी से प्रोड्यूस। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, जिसको हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। तो देखते हैं, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है नेजल पैसेज, जिसको हम नोज भी बोलते हैं। ठीक है, तो नोज से होके हम आएंगे ट्रैकिया पर। ट्रैकिया में क्या मिलेगा हमको, जिसको हम थ्रोट भी बोलेंगे। ट्रैकिया मिलेगा हमें जो ये कार्टिलेज हैं, रिंग्स हैं, इन रिंग्स को बोलेंगे हम रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। इनका भी एक अपना फंक्शन होता है, आगे पढ़ेंगे हम। तब एयर ट्रैकिया से होकर लंग्स में जाएगी, और जो ट्रैकिया है ये आगे लंग्स में आके ब्रोंकाइल्स, ब्रोंकाइल्स से स्मॉल ब्रोंकुल्स में डिवाइड होगा, और स्मॉल ब्रोंकुल्स हैं जो वो बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स एल्वियोली में डिवाइड होगा, जिसका अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है जो हम आगे पढ़ेंगे। और यह है डायफ्राम, इसका काम होता है जो ब्रीदिंग हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं उसमें हेल्प करता है। सो फर्स्ट हमारा नोज, आओ पढ़ते हैं। नोज द मोस्ट प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द फेस एंड फर्स्ट ऑर्गन ऑफ अ रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो फर्स्ट हमारे पास नोज। नोज क्या है, द मोस्ट प्रोट्रूडिंग और पार्ट ऑफ द फेस। सो फर्स्ट हमारे पास नोज। नोज क्या है, द मोस्ट प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ अ फेस एंड द फर्स्ट ऑर्गन ऑफ अ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ अ ऑफ्लेक्टरी सिस्टम। तो प्रोट्रूडिंग होता है मतलब बाहर निकला हुआ थोड़ा सा। ठीक है, तो नोज क्या है, बाहर निकला हुआ एक ऑर्गन है, पार्ट है, कहाँ में, फेस में। और ये क्या है, द फर्स्ट ऑर्गन ऑफ अ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जो रेस्पिरेटरी का फर्स्ट सिस्टम है वो नोज है, और इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ अ ऑफ्लेक्टरी सिस्टम। ऑफ्लेक्टरी सिस्टम मतलब सूंघने वाला ऑर्गन है ये। ठीक है, इसके फंक्शंस देखते हैं हम नोज के। ऑक्सीजन रिच्ड एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नोज। तो जो इन्वायरमेंट में जो एयर है वो क्या है, ऑक्सीजन रिच्ड है, और हम उसको जो बॉडी के अंदर लेके जाएंगे तो किसकी हेल्प से लेके जाएंगे, नोज की हेल्प से लेके जाएंगे। और जो नोज में स्मॉल हेयर देन filtered by a fine hair present in the nostril that line of passage lined with the mucus। और जब एयर नोज से गुजर रही होती है, पास हो रही होती है, तो उसमें क्या हमें फाइन हेयर मिलेंगे। ठीक है, जिसका काम होता है एयर को फिल्टर करना, जो किस में प्रेजेंट होते हैं, नोस्ट्रिल मतलब नोज में प्रेजेंट होते हैं। आगे है, और दैट लाइन ऑफ द पैसेज मतलब जो एयर का पैसेज है, जो रास्ता है वे है उसके बीच में प्रेजेंट होंगे।
और लाइन विद द म्यूकस, और किसके साथ लाइन होगा, म्यूकस का। म्यूकस का हमने पिछले डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा था कि कैसे काम होता है, प्रोटेक्शन का, प्रोटेक्टिव करना। तो जो नोस्ट्रल की इनर लाइनिंग है उसमें क्या करेगा, प्रोटेक्शन का काम करेगा और एयर को फिल्ट्रेशन में भी काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रैकिया। ट्रैकिया, द एयर पास थ्रू द थ्रोट इनटू द लंग्स। तो जो एयर पास होगी कहाँ होगी, थ्रोट से लंग्स में जाएगी। ये हमारा ट्रैकिया है, तो नेजल से एयर आके ट्रैकिया से होके लंग्स में जाएगी, ठीक है। The rings of a cartilage are present in the throat that ensure that the air pass does not collapse. जो ये रिंग्स है, जो रिंग्स हैं कार्टिलेज के रिंग्स है, इनका भी अपना फंक्शन होता है। ये क्या करते हैं, जो एयर यहाँ से पास हो रही है, ठीक है, इसको कोलैप्स नहीं होने देते, ये पक्का कर देते हैं कि जो एयर है वो सीधा ही जाएगी, ठीक है। जो ट्रैक है इसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं। द एयर इज पास इनटू द लंग्स, ट्रैके से एयर लंग्स में पास होगी, किसके, ट्रैके के जरिए। एंड इट डिवाइड इनटू स्मॉलर ट्यूब्स ब्रोंकाई एंड ब्रोंकाइज फर्दर डिवाइड इनटू ब्रोंक्यूल्स। तो जो ट्रैकिया है वो लंग्स में जाके डिवाइड होगा ब्रोंकिज में, और जो ब्रोंकाई है वो आगे जाके फर्दर डिवाइड होंगी स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स में। जो ये लंग्स है ये इसकी जो डिवाइड हो गया ब्रोंकिज में। अब ब्रोंकी फर्दर डिवीजन करके बनाएंगी ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स डिवीजन करके बनाएंगी एल्वियोली, जिसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। इसको हम रेस्पिरेटरी ब्रोंकाइल्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी, आगे पढ़ेंगे हम इसको। देन उसके बाद आता है हमारा लंग्स। लंग्स क्या आता है, द लंग्स आर लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ द ब्रिस्टस्टोन एंड लंग्स। लंग्स देन हमारा आता है लंग्स। लंग्स क्या है, द लंग्स आर लोकेटेड ऑन द आइदर साइड ऑफ द ब्रिस्ट बोन इन द चेस्ट कैविटी एंड डिवाइडेड इनटू लूब्स। तो लंग्स क्या, हमारा जो ब्रिस्ट बोन है हमारी, ठीक है, चेस्ट की जो बोन है उसके दोनों साइड होता है, ठीक है। और जो लंग्स हमारा ये डिवाइडेड होगा लूब्स में आगे जाके, ठीक है। फंक्शंस देखते हैं। द लंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड एंड एडिंग ऑक्सीजन टू इट। तो जो फंक्शंस है लंग्स का वो क्या होता है कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमने इनहेल की ऑक्सीजन, ठीक है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है थोड़ी बहुत ही। तो जो फंक्शंस होता है लंग्स का वो क्या होता है, द लंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड एंड एडिंग ऑक्सीजन टू इट। तो जो लंग्स का फंक्शन होता है वो क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिमूव करना है, किससे, ब्लड से, और क्या ऐड करना है उसमें, ऑक्सीजन ऐड करनी है। तो ये स्पेसिफिक फंक्शन किसका होता है, लंग्स का होता है। द हार्ट एंड लंग्स वर्क टुगेदर टू डू इट। तो जो हार्ट है वो लंग्स के साथ मिलके दोनों इस काम को करते हैं। कौन सा काम, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूव करना और किसका ऐड करना, ऑक्सीजन का। देन उसके बाद आती है एल्वियोली। एल्वियोली क्या थी, जो हमारी ब्रोंकाई, ब्रोंकाई किस में डिवाइड हुई, ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स डिवाइड हुई एल्वियोली में। तो एल्वियोली क्या है, इट इज द बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स विच प्रोवाइड सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इट कंटेन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में विली पढ़ा था तो उसका भी सेम काम था, इसका भी सेम काम है। तो एल्वियोली क्या है, इट इज द बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स, मतलब गुब्बारे जैसी स्ट्रक्चर है एक, जो क्या करती है, सरफेस प्रोवाइड कराती है किसके लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एक्सचेंज ऑफ गैसेज मतलब जैसे जैसे ये हो गया सरफेस, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा हाई है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी हाई है, तो क्या ब्लड आएगा यहाँ पे, जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको रिलीज करेगा और अपने साथ क्या, ऑक्सीजन को लेके जाएगा। तो जो सरफेस प्रोवाइड कराया एल्वियोली ने करवाया। देन द एयर पास डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब फाइनली रीच इन द एल्वियोली। जो एयर पास हो गया है कहाँ से, लंग्स से, ठीक है, वो स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड होगी और फाइनली कहाँ पहुंच जाएगी, एल्वियोली में। देन ऑक्सीजन डिजोल्व इन हीमोग्लोबिन्स फ्रॉम एल्वियोली। तो जो हीमोग्लोबिन्स होगा वो डिजोल्व होगा कि कहाँ पे, एल्वियोली में होगा, और किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ होगा। एज वी सीन व्हेन द ब्रीथ इज इन वी लिफ्ट आवर रिब्स एंड फ्लैटन आवर डायफ्राम एंड चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर एज अ रिजल्ट। कि हम देखते हैं कि जब हम इनहेल करते हैं, मतलब हम सांस को अंदर लेते हैं, तो हमारी जो चेस्ट कैविटी है, ठीक है, वो थोड़ी लार्जर हो जाती है। जो हमारा डायफ्राम है
वो थोड़ा क्या हो जाता है, फूल जाता है, ठीक है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि जब हमने इनहेल किया, ब्रीदिंग ली, तो इससे हमारी जो चेस्ट कैविटी है वो इंक्रीज होगी, क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ एयर, ठीक है। देन द एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स एंड फिल द एक्सपेंडेड alveoli. देन द एयर सक्ड इनटू द लंग्स, जब एयर लंग्स में सक्ड हो जाएगी तो वो क्या करेगी, वो फिल कर देगी एक्सपेंडेड एल्वियोली को, जो एल्वियोली एक्सपेंडेड हैं। उसके बाद द O2 इन alveolar एयर इज टेकन अप बाय द ब्लड इन द alveolar ब्लड वेसल्स टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल ऑफ द बॉडी। तब क्या होगा, जो एल्वियोलर एयर है, एल्वियोलर एयर कौन सी, जो एल्वियोली के पास है वो, ठीक है, तो कौन सी है वो, O2 मतलब ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ली जाएगी किसके द्वारा, ब्लड के जरिए, कहां से, देन क्या है, द O2 इज इन, क्या, द O2 इन alveolar एयर इज टेकन अप बाय ब्लड इन द alveolar ब्लड वेसल्स। तो क्या है, जो ऑक्सीजन है कहाँ पे, जो एल्वियोली के अंदर है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम एल्वियोलर एयर, ठीक है, इज टेकन अप बाय ब्लड, कौन लेके जाएगा उसको, ब्लड लेके जाएगा, कहाँ से, एल्वियोलर ब्लड वेसल्स में से, ठीक है, और उसको ट्रांसपोर्ट कर देगा किसमें, ऑल द सेल ऑफ द बॉडी, ठीक है, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं जिसको हम नसें भी कहते हैं, ठीक है, तो ये हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई होती है, ठीक है, एक नेटवर्क होता है। तो अगर ब्लड वेसल्स तक ऑक्सीजन पहुंच जाए तो समझना कि पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो गया है, क्यों, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स होते हैं इनका अपना एक नेटवर्क होता है जो होल बॉडी में फैला हुआ मिलता है, ठीक है। ड्यूरिंग ब्रीदिंग cycle when air is taken in or out the lungs always contain a residual volume and for CO2 to be released। ये क्या कहता है कि जो ब्रीदिंग साइकिल है, मतलब एक्सेल इनहेल करना, ठीक है, तो उसके दौरान क्या होता है, जो लंग्स है उसमें जो रिमेनिंग एयर रह जाती है, रिमेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड रह जाती है, ठीक है। ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन और आउट, मतलब जब ब्रीदिंग साइकिल के दौरान, मतलब जब हम एयर को इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, तो लंग्स ऑलवेज कंटेन रेजिडुअल वॉल्यूम एंड फॉर CO2 टू बी रिलीज्ड। तो लंग्स क्या करेगा, एक रेजिडुअल वॉल्यूम कंटेन करेगा जब CO2 को रिलीज किया जाएगा। तो रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन इन द पर्सन लंग्स आफ्टर फुल्ली एक्सहेलिंग, मतलब जब कोई पर्सन फुल्ली एक्सहेल कर रहा है तो उसके लंग्स में जो रिमेनिंग एयर रही, रिमेनिंग एयर बची, ठीक है, तो उसकी जो रेजिडुअल वॉल्यूम होगी वो नियर अबाउट 1200 ml के आसपास होगी, ठीक है। जैसे हमारा हार्ट बीट होता है ना, 72 टाइम हार्ट बीट करता है इन 1 मिनट्स, तो ये 1200 ml है जो, ये भी 1 मिनट का ही है, ठीक है। जो रेजिडुअल वॉल्यूम रहेगी कितनी रहेगी, 1200 ml रहेगी रिमेनिंग इन लंग्स। अब हम देखते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। इन दिस प्रोसेस प्लांट एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड यूज देम विद ग्लूकोज टू क्रिएट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो जब प्लांट्स रेस्पिरेशन करते हैं तो इसमें भी किसका रिलीज होगा, एनर्जी का रिलीज होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इन दिस प्रोसेस प्लांट एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, प्लांट्स क्या करेंगे, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेंगे और उसका यूज करेंगे किसके साथ, ग्लूकोज के साथ, इसको बनाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए, वाटर बनाने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए। देखते हैं C6H12O6, जिसको हम ग्लूकोज भी कहेंगे, किसके साथ मिक्सअप किया, O2 के साथ, यानी ऑक्सीजन के साथ, और इसने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। अब जो रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, वो होता है गैसेस एक्सचेंज के बेस पे, ठीक है। तो गैसेस एक्सचेंज की कुछ साइट होती हैं प्लांट्स के अंदर जो हम देखेंगे, जैसे कि लीव्स के अंदर स्टोमेटा होता है जिसमें छोटे छोटे पोर होते हैं, जिससे जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो स्टोमेटा के जरिए होती है। आगे है ग्रीन स्टेम, यदि प्लांट की स्टेम ग्रीन है तो वहां भी स्टोमेटा होगी, ठीक है, और जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा किसके जरिए, स्टोमेटा के जरिए होगा। अब है वुडी स्टेम, अगर स्टेम वुडी है या ब्राउन कलर की है तो उसमें कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें लेंटिकल बोलते हैं, जो रेस्पिरेटरी गैसों को एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। सो बेसिक स्टोरी क्या होती है प्लांट्स की, प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। कब,
ड्यूरिंग अ डे। मतलब दिन के समय प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं और रेस्पिरेशन भी तभी होता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के दौरान बनती है, रेस्पिरेशन के दौरान बनी फोटोसिंथेसिस में जो O2 यानी ऑक्सीजन जो बनी है उसको क्या करते हैं, प्लांट रिलीज करते हैं, प्लांट द्वारा रिलीज कर ली जाती है। तो ये मेजोरिटी होती है दिन की, मेजोरिटी होती है डे टाइम की। तो जो प्लांट्स O2 को रिलीज करते हैं वो कब करते हैं, डे टाइम में। कब, ड्यूरिंग अ फोटोसिंथेसिस। अब बात आती है नाइट की। तो नाइट में जो O2 है वो रिलीज नहीं होती, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कब होता है, ड्यूरिंग अ डे। फोटो मतलब लाइट, तो जब लाइट ही नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो O2 कैसे रिलीज होगी। तो कहानी ये है कि रात को सिर्फ प्लांट्स जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। ओके, तो नाइट की मेजोरिटी क्या है प्लांट्स की, रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, और मेजोरिटी क्या है प्लांट्स की, रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड और डे में ऑक्सीजन। ओके।